नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये लेक्चर जो है वो हमारे फाइनेंशियल रिलेशन को लेकर चलने वाला है। और आप सभी जानते हैं ये जो चैप्टर नंबर है वो 14 है, चैप्टर नंबर 14 है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कितने प्रकार की यानी कि रिलेशंस, मतलब मैंने पहले जो रिलेशंस डिस्कस किए, आज जो हमारा रिलेशंस है वो किससे रिलेटेड है, हमारा फाइनेंशियल रिलेशंस की। आखिरकार हमारे इंडिया में स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रिलेशंस यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन किस तरीके से हैं और उनको किस किस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस किया जाता है और किस पार्ट में है। तो मैं सीधा अगर बोलना चाहूँ, जो फाइनेंशियल रिलेशन को है पार्ट जो 12 पार्ट है उसमें रखा गया है। दूसरी बात यह है कि ये जो आर्टिकल्स यानी कि 268 से 293 के बीच में यानी कि इनको ये 293 तक इनको रखा गया है। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है डील करता है किसके, सेंटर और द स्टेट के साथ। ठीक है, किसमें, यानी कि फाइनेंशियल रिलेशंस में। कौन से आर्टिकल जो मैंने अभी बताया 268 से 293 जितने भी आर्टिकल्स हैं, किससे, सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन उसके बारे में बात करता है। फिर उसके बाद बात कर रहा है कि बिसाइड दिस, यानी इसके अलावा देर आर अदर प्रोविजंस डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट्स, यानी कि इसके अलावा और भी यानी कि मैटर्स हैं जो यानी कि इसी सब्जेक्ट से डील करते हुए दिखाई पड़ते हैं आपको। दिस टुगेदर कैन स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, कहने का मतलब यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल रिलेशन है इनको कुछ यानी कि कुछ हेड्स, मतलब अगर बोलूँ मतलब कुछ स्तर पर इनको यानी कि जानकारी ली जा सकती है, या मतलब कुछ इनके आंतरिक जो कैटेगरी उनके अनुसार इनको पढ़ा जा सकता है। जैसे अगर मैं सिंपल पहला बोलूँ तो एलोकेशन ऑफ द टैक्स पावर, यानी कि टैक्सिंग पावर क्या है, उसको एलोकेट कैसे किया गया है, किसको कितनी यानी कि मतलब वरीयता दी गई कि आप कहाँ कहाँ टैक्स को यानी कि ले सकते हो, कहाँ यानी कि इस सेंटर कहाँ टैक्स ले सकता है, स्टेट कहाँ टैक्स ले सकता है। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है। जैसे अब अगर सीधा मैं बोलूँ तो सेंटर और स्टेट लेवल पे, तो सेंटर को ये बोला गया कि आप यानी कि जो स्टेट है उसको बोला गया कि आप 18 जगह यानी कि नंबर यानी कि 18 जगह पर आप यानी कि टैक्स ले सकते हो। सिमिलरली स्टेट को बोला गया कि आप कितनी जगह पर टैक्स ले सकते हो। मैंने नंबर इसमें मेंशन किया था, आई थिंक कहीं दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकना, मैं अभी बुक से देख के बताता हूँ। हाँ, इसमें 15 बता रखा है। ठीक है, सो आप यानी कि जब सेंटर के केस में जाएंगे तो जो ये सेंटर या यूनियन लिस्ट में, तो आपको यहाँ पर 15 यानी कि टैक्स देखने को, 15 यानी कि मतलब 15 जगह पर सेंटर यानी कि टैक्स लेता है, 15 जगह पर। ठीक है, 15 जगह पर, और यानी कि 18 जगह पर कौन टैक्स लेता है, स्टेट लेता है। ठीक है, आप बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है कि देर आर नो टैक्स एंट्रीज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि देखिए आपने पहले मैंने आपको पढ़ाया है, पहले कौन सा होता है, यूनियन लिस्ट, फिर होता है आपका स्टेट लिस्ट, फिर आपका होता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होता है जिसमें स्टेट और यानी कि यूनियन दोनों मिलकर यानी कि लॉज बनाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो इस केस में अगर देखा जाए तो कोई भी टैक्स का प्रावधान नहीं रखा गया है, खाली यानी कि यूनियन में पार्लियामेंट हाँ, यूनियन में यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स इंपोज करती है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब आगे बात समझिएगा। जैसे यूनियन की जब बात करते हैं तो हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, जब टैक्स यानी कि स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है, अगर दूसरे शब्दों में बोलना चाहूँ कि कॉन्करेंट जो यानी कि जो कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है इज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स लेजिस्लेशन, यानी कि टैक्स के रिस्पेक्ट में उसकी कोई अवेलेबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती है। अब अगला क्या कह रहा है कि जो 100 यानी कि 101वां अमेंडमेंट था 2016 का, वो कुछ एक्सेप्शंस यानी कि देकर चल रहा है कि मेकिंग द स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, यानी कि क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब क्या बोलते हैं, कार और यानी कि क्या बोलूँ मैं, गुड्स सिंपल यार मुझे इंग्लिश ही आता है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी जीएसटी जिसे बोलते हैं ना। ठीक है, कार्यम मुझे याद नहीं आया, कार्यम विनय करके कुछ है, छोड़े यार। दिस अमेंडमेंट हैज कन्फर्ड कंकरेंट पावर्स अपॉन द पार्लियामेंट्स एंड द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द लॉज गवर्निंग गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो 101वां अमेंडमेंट था 2016 में लाया गया, इसने यानी कि एक प्रावधान ला के दिया था जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। उस प्रावधान के अंदर ये बताया गया कि आप यूनियन और आप स्टेट दोनों मिलकर यानी कि ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जिसमें आप यानी कि सेपरेटली आप इतना टैक्स कहाँ पर यानी कि यूनियन अलग से इम्पोज करेगा और स्टेट अलग से इम्पोज करेगा। मतलब मैंने जो यहाँ पर कैटेगरी बताई 15 और 18, मतलब 15 पे यूनियन टैक्स लेगा और 18 पे कौन लेगा भाई, 18 पे स्टेट टैक्स लेगा, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स मेंशन नहीं किया गया है।
फिर आगे क्या कह रहा है, द रेजिडरी पावर ऑफ द टैक्सेशंस दैट इज द पावर टू इम्पोज टैक्स नॉट इनुमरेटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो रेजिडरी पावर है, रेजिडरी पावर अगर सिंपल बोलूँ तो मतलब अवशिष्ट, यानी कि एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति जो यानी कि क्या करती है, द पावर टू इम्पोज टैक्स नॉट इनुमरेटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, यानी कि जो तीनों लिस्टों में यानी कि नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी टैक्स लिया जाएगा, वो किसके द्वारा लिया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब वो जो पावर है वो पार्लियामेंट के हाथों में, पार्लियामेंट चाहेगी जैसे भी उस टैक्स को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। चाहे वो स्टेट को दे सकती है, चाहे वो अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकती है कि आप इसको खींचो यहाँ से। अंडर दिस प्रोविजन, यानी इस प्रोविजन के द्वारा अगर मैं कहना चाहूँ तो पार्लियामेंट हैज़ इम्पोज गिफ्ट टैक्स, यानी कि इस प्रोविजन के अंदर अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट क्या कहती है, वो इम्पोज करती है गिफ्ट के ऊपर टैक्स, वेल्थ के ऊपर टैक्स, एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उस पर टैक्स यानी कि लगाती है। तो ये सभी जो आते हैं, कोई भी यानी कि दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं। कौन सी, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गिफ्ट टैक्स इन विच कैटेगरी इट्स कम्स, सो आप बोलेंगे यूनियन लिस्ट तो उसका आंसर नो, आप बोलेंगे स्टेट लिस्ट उसका आंसर नो, आप बोलेंगे कॉन्करेंट लिस्ट उसका आंसर नो, इसका आंसर हो जाएगा अदर, जो कि यानी किसके द्वारा लिया जा रहा है, सेंटर यानी कि आपका पार्लियामेंट के द्वारा। एक मिनट, ठीक है। अब आगे बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो ड्रॉ द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द पावर टू लेवी एंड द कलेक्ट टैक्स एंड द पावर टू अप्रोप्रिएट द प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स सो लेविड एंड कलेक्टेड। कहने का मतलब यहाँ पर ये, फॉर एग्जाम्पल द इनकम टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट इट्स प्रोसीड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, ड्रॉ करता है डिस्टिंक्शन, मतलब कुछ मतलब विभिन्नताएं किसके बीच में, आप यानी कि सेंटर और द स्टेट के बीच में, किसके कि आप किस तरीके से टैक्स को लोगे। लेविड का मतलब ये होता है लेना, किसी यानी कि वसूल करना या लेना, ठीक है। कलेक्ट करना, उसको इकट्ठा करना टैक्स को, ठीक है। द पावर टू अप्रोप्रिएट प्रोसीड ऑफ द टैक्स, यानी कि टैक्स को किस तरीके से लिया जाएगा, सो लेविड एंड द कलेक्ट, यानी कि कैसे उससे कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहूँ मैं तो इनकम टैक्स हो गया, जो होता है कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन उसको बांटा किस में जाता है, दोनों ही सेंटर और स्टेट के बीच में, दोनों के कार्यों में उसे बांटा जाता है। मतलब सेंटर उसे खींच रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, वो टैक्स जो है, टैक्स का जो पैसा आया वो सेंटर ही हजम नहीं करता है, उसे दोनों में बांटा जाता है, सेंटर एंड स्टेट दोनों के बीच में, ठीक है। बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टैक्सेसिंग पावर ऑफ द स्टेट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस मतलब कुछ रोक थाम लगाता है किसके ऊपर, टैक्सिंग पावर ऑफ द स्टेट्स, जिसमें पहला कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स ऑन द प्रोफेशंस, ट्रेड, कॉलिंग एंड द एम्प्लॉयमेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक स्टेट जो है, एक यानी कि जो राज्य है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इम्पोज कर सकता है टैक्स, यानी कि किसके ऊपर, प्रोफेशंस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, कॉलिंग के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। बट टोटल अमाउंट्स ऑफ सच टैक्सेस पेबल बाय एनी पर्सन, यानी कि जितना भी अमाउंट होगा जो आदमी किसी भी पर्सन के द्वारा पे किया जाएगा, नॉट एक्सीड, उसको यानी कि 2500 से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा पर एनम, यानी कि सालाना से। आई स्टेट पहले 250 था, ठीक है, ये पहले कितना था, 250 था, अब उसे यानी कि 1 जीरो और बढ़ा दिया, मतलब सिंपल 2500 अब कर दिया गया, ये इन चीज़ों पर यानी कि इम्पोज किया जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि आई स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इम्पोजिंग टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस और बोथ इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के केस में अगर देखा जाए तो स्टेट इन पर यानी कि इम्पोज नहीं करेगा। कौन से केस में, वेयर द सप्लाई ऑफ द यानी कि वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट, यानी कि कोई ऐसी सप्लाई जो स्टेट के आउटसाइड है तो वहां पर वो स्टेट यानी कि अपना स्टेट लेजिस्लेचर वहां लागू नहीं होगा। दूसरी बात, वेयर सच सप्लाई टेक प्लेस इन कोर्स ऑफ द इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट, यानी कि कोई चीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है तो उस पर यानी कि इसके टैक्सेस नहीं लगेंगे, ठीक है। फर्दर द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग व्हेन a supply of the goods and service both take place outside the state
आर इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कहने का मतलब यहाँ पर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। इसने बोला कि उसी तरीके से आगे बढ़कर अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट जो है वो सशक्त बनाती है क्या करने में कि फॉर्मुलेट करने में द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग, यानी कि उसको डिटरमाइन करने के लिए व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि किसकी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ टेक्स प्लेस, यानी कि दोनों ही कहाँ पर यानी कि टेक्स प्लेस ले रही है, आउटसाइड ऑफ द स्टेट, ठीक है, यानी कि स्टेट्स के बाहर है। तो इस केस में अगर देखा जाएगा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में पार्लियामेंट उसमें यानी कि भागीदारी उसको लेगी, मतलब उसको इंपावर करेगी, जितना हो सकेगा उसको बढ़ाने में कोशिश करेगी, मतलब जितना हो सके वो उसको एक्सपोर्ट यानी कि बढ़ाने की कोशिश करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स ऑन द कंजप्शंस और द सेल इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी और के कंजप्शन और उसको यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के सेल को उसके ऊपर यानी कि टैक्स लगा सकती है। लेकिन एक केस ऐसा आता है जहाँ पर ये टैक्स नहीं लगा सकती कि अगर वो कंजप्शन किया जा रहा है, कहाँ पर देखो कि बट नो टैक्स कैन बी इम्पोज ऑन द कंजप्शन और द सेल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को यानी कंज्यूम करने में और यानी कि उसको सेल करने में टैक्स नहीं लगाएगी। किस केस में? पहला केस ये कहता है कि अगर वो बिजली या कंज्यूम की जा रही है या सेल की जा रही है, किसके द्वारा, किसको सेल की जा रही है, सेंटर को, और या उसके द्वारा कंज्यूम की जा रही है तो उसको इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। और दूसरी बात ये बोल रही कि कंज्यूम इन द यानी कि कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और द ऑपरेशन एनी रेलवे, यानी कि रेलवे का किसी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, बाय द सेंटर। और दूसरी बात ये कंसर्न रेलवेज कंपनी, रेलवे की कोई भी कंपनी है जिसको यानी कि ये चीज़ सोल्ड की गई है, सोल्ड टू द सेंटर और एनी रेलवे कंपनी फॉर द सेम पर्पज, यानी कि सेंटर से रिलेटेड जो हो उस पर यानी कि मतलब यानी कि मेरा कहने का मतलब उसको यानी कि टैक्स नहीं लगा पाएगी, ठीक है। सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो ऐसे आई स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर और द इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जनरेट, consumed, distributed or sold by any authority established by parliament or regulating or developing any interstate river or river valley, but such a law to be effective should be reserved for the president consideration and receive हिज एसेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इम्पोज नहीं करती इम्पोज करती है टैक्स किसके रिस्पेक्ट में, एनी वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर्ड एंड जनरेट की गई है, कंज्यूम की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उसे सेल किया गया है बाय एनी यानी कि एनी अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश की गई है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। और रेगुलेट की जा रही डेवलपिंग एंड इंटर स्टेट रिवर, जैसे मैं बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कर्नाटका और यानी कि क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के बीच में रिवर को लेकर थोड़ा बहुत, तमिलनाडु के और यानी कि केरला के बीच में रिवर को लेकर, तो ऐसे चीज़ों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर इसको ये अप्लीकेबल है, ठीक है। बट सच लॉ टू बी इफेक्टिव, यानी कि ऐसे लॉज जो हैं वो इफेक्टिव रहेंगे कहाँ पर, शुड बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, यानी कि ऐसे लॉ जो बनाए जाएंगे वो प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन देखने को जरूरी देखा जाएगा कि अगर उसने प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया तो मतलब वो माना जाएगा, और नहीं दिया तो मतलब उसे नेग्लिजिबल माना जाएगा। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यानी कि टैक्स रेवेन्यू, आपने टैक्स तो निकाल तो लिया भाई, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे उसको भी देखा। तो ये बोलता है कि 80वां जो यानी कि मतलब 80th जो अमेंडमेंट एक्ट था 2000 का, उसमें देखा गया, एंड जो यानी कि 101st यानी कि अमेंडमेंट एक्ट था 2016 का, वो इसने इंट्रोड्यूस किया मेजर चेंजेस, यानी कि बड़े स्तर पर चेंजेस देखने को मिले, जिसमें यानी कि ये देखने को मिलता है इन द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। उसमें यानी कि टैक्स और यानी कि टैक्स को यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन दोनों अमेंडमेंट के द्वारा। बताता है कि यानी कि 80 जो अमेंडमेंट था उसने सबसे पहले बताया था कि टैक्स जो है सेंटर और द स्टेट के बीच में यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बाद में एक 101st अमेंडमेंट आया जो यानी कि 2016 में आया, उसको प्रावधान यानी कि अगर देखा जाए तो जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट भी लेकर आया था, जिसमें ये बताया गया था कि हम टैक्स को कैसे यानी कि डिस्ट्रीब्यूट, कितना यानी कि किस सेंटर को लेना है, कितना स्टेट को लेना है, कहाँ स्टेट को सेंटर के ऊपर या कोई ऐसी अथॉरिटी के ऊपर यानी कि कोई टैक्स इम्पोज नहीं करना है, तो उसी को लेकर ये प्रावधान रखा गया। फिर क्या बोल रहा है, जो 80 मतलब 80th अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट जो इनेक्ट किया गया था टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द 100th फाइनेंस कमीशन
the commission recommended that out of the total income obtained from the certain central taxes and duties 29% should go to the states। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कमीशन है वो ये रिकमेंड करके चलता है डेट की जो टोटल इनकम है वो ऑब्टेन की जाएगी, यानी कि फ्रॉम सर्टेन सेंटर टैक्सेस देखा जाए उसमें से, जैसे क्या बोलते हैं 29% शुड गो टू द स्टेट, यानी कि जितना भी यानी कि कमीशन है उसमें से यानी कि 29% जो है वो स्टेट को जाना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है कि दिस इज नोन एज द अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, ये यानी कि एक डिवोल्यूशन या हस्तांतरित यानी कि हस्तांतरण के लिए एक स्कीम जानी गई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है and came into the effects respectively from April 1st 1996। this amendments has एक मिनट this amendment has brought several central taxes and duties। कैसे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अमेंडमेंट आया था वो क्या लेकर आया था, कुछ यानी कि सेंट्रल टैक्सेस एंड द ड्यूटीज लाइक द कॉर्पोरेशन, ठीक है, टैक्स कस्टम्स ड्यूटीज एट पार विद इनकम टैक्सेस, ठीक है, एज फॉर एज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट शेयरिंग विद द स्टेट्स इज कंसर्न। अब आगे बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या क्या है, ठीक है। तो पहला उसमें आता है सेंटर के बारे में। तो ये कहता है कि जो रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द मेजर सोर्सेज ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द सेंटर, जिसमें अगर देखा जाए तो कौन से यानी कैसे से मेन यानी कि सेंटर्स हैं, उसमें आपका आता है पोस्ट एंड द टेलीग्राफ्स, रेलवे आता है आपका, बैंकिंग आता है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग एंड कॉइनेज करेंसी जो है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यानी कि इंटरप्राइजेज जो हैं, स्टेट एंड द लैब्स। देखिए स्टेट क्या होता है, अगर मैं बोलूँ तो राजसत्करण या और लैब्स की अगर मैं बात करूँ तो यानी कि वित्तीय जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड है, और भी कुछ जो अदर्स होते हैं उससे यानी कि हम लोग इसको इंक्लूड करके चलते हैं किसमें, सेंटर के बीच में। अगर बात करें स्टेट के केस में तो जो रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट, जिसमें पहला देखा जाए तो इरीगेशन है, ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट है, उसके बाद फिशरीज है, ठीक है, स्टेट्स पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ठीक है, उसके बाद आती है कि सीट एंड द लैब्स एंड अदर्स। यानी कि सिंपल है यार कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो है वो इन सभी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनको अलग अलग है। ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स, सो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि ग्रांट इन एड यानी कि ग्रांट मतलब अनुदान देना टू द स्टेट्स, ठीक है। बिसाइड द शेयरिंग ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट्स फ्रॉम द सेंट्रल रिसोर्सेज। कहने का मतलब यानी कि सेंट्रल रिसोर्सेज से स्टेट को यानी कि अनुदान दिया जाता है। फिर ये कह रहा है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ द ग्रांट्स, यानी कि 2 प्रकार के ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, जिसको अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलते हैं, एक होता है स्टेटरी ग्रांट्स, दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ठीक है। सो स्टेटरी ग्रांट्स क्या होता है उसको ध्यान से देखते हैं कि एक आर्टिकल जो यानी कि 275 है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को मेक करने के लिए, बनाने के लिए क्या ग्रांट्स मतलब अनुदान देने के लिए स्टेट को, कह रहा है जब उसको ज़रूरत पड़े फाइनेंशियल असिस्टेंस की, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारी स्टेट को आप ये अनुदान दे दें, ठीक है। फिर कह रहा है कि आल्सो डिफरेंट सम्स में बी फिक्स्ड फॉर द डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि डिफरेंट मतलब यानी कि जो अनुदान है वो फिक्स किया गया है डिफरेंट स्टेट्स के लिए। दिस सम्स आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द इंडिया एवरी ईयर, यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे यानी कि इसको यानी कि लिया जाता है दान देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम this general provisions, the constitution also provides for specific grants for the promoting a welfare of scheduled tribes in the state, for raising the level of the administration of the scheduled areas in the state, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ असम। यानी कि असम स्टेट को इंक्लूड करके अगर मैं चलूँ तो यानी कि स्टेट के अंदर ये जो अनुदान मिलता है इसमें देखा जाता है कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके अंदर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, उनके वेलफेयर के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स को बचाने के लिए, उनका लेवल बढ़िया बनाने के लिए, उन सभी को एजुकेटेड बनाने के लिए ये सब अनुदान मिलता है, स्टेटरी यानी कि ग्रांट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। आगे बात आ रही है कि द स्टेटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 both general and the specific are
गिवन टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्टेटरी ग्रांट्स है अंडर अगर देखा जाए किसमें आर्टिकल 275 जो यानी कि जनरल और स्पेसिफिक टर्म में अगर मैं बोलूँ तो गिवन किया गया है स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन यानी कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसे कहा गया है। अब बात आती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के बारे में। तो ये जो है आर्टिकल वो था यानी कि आर्टिकल 275 के बारे में यानी कि कौन सा ग्रांट था मुझे याद नहीं आया, हाँ स्टेटरी ग्रांट्स। अब यहाँ पर डिस्क्रिशनरी ग्रांट के बारे में बात करें तो यानी कि 282 के बारे में बताता है। वो एम्पावर करके चलता है बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पजेस इवन इफ इट इज़ नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आर्टिकल जो 282 है वो कि सशक्त बनाता है किसको, दोनों को, स्टेट और सेंटर को क्या करने के लिए, अनुदान देने के लिए, किसमें, पब्लिक पर्पसेस के लिए, ठीक है, मतलब जनहित में, ठीक है। हालांकि इट इज़ नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव एंड कॉम्पिटेंस। फिर उसके बाद बात आ रही है कि अंडर दिस प्रोविजन यानी कि इस सभी प्रोविजंस के अंदर जो है जो सेंटर मेक्स ग्रांट्स टू द स्टेट यानी कि जो सेंटर है वो स्टेट्स को अनुदान देगा। दिस ग्रांट्स आर आल्सो नोन एज द डिस्क्रिशनरी ग्रांट यानी कि ये जो ग्रांट्स हैं इनको डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये बोल रहे हैं कि जो रीज़न है, द रीज़न बीइंग दैट द सेंटर is under no obligation to give these grants and matter lies within its discretions. These grants have twofold purposes यानी कि दो प्रकार के उसके पास पर्पसेस होते हैं। टू हेल्प द स्टेट यानी कि फाइनेंशियली किसी स्टेट की यानी कि फाइनेंशियली उसकी सहायता करने के लिए, उसका यानी कि जो प्लान है उसका टारगेट जो उसको फुलफिल करने के लिए, एंड टू गिव द सम लेवरेज to the center and influence the यानी कि coordinate state action and effectuate the national plan यानी कि उसका राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि क्या प्लान उसको यानी कि फ्लक्चुएट करने के लिए सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही लेके चलता हूँ। अगला जो लेक्चर होगा वो फर्दर पॉइंट्स को होगा लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।